मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। सबसे पहले आप तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज 15 अगस्त 2026 है और पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाक़ों में, शहरों में, सूबों में, मुख्तलिफ़ इदारों के दफ्तरों में यौम आज़ादी को, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज से 80 साल पहले भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद से कंटिन्यू हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाया जाता है। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से झंडा लहराया। उन्होंने तकरीबन 75 मिनट की स्पीच दी, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। आज की इस वीडियो में खबर दर खबर में हम जानेंगे कि पीएम मोदी ने किन मुद्दों पर गुफ्तगू की है और वो कौन सा भाषण है, कौन सा जुमला है पीएम मोदी का जिसका अभी से अपोजिशन ने, तमाम लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जेनज़ी को लेकर जो बातें पीएम मोदी ने की है उसको नाकाबिले बर्दाश्त बताया जा रहा है। खबर दर खबर में ये भी जानेंगे कि लाल किला से ही क्यों झंडा लहराया जाता है, क्या है पूरी तारीख़, आज़ादी में किन लोगों ने अहम तरीन खिदमात अंजाम दी थी और किन को याद रखा गया, किन को याद नहीं रखा गया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से जो शर्मनाक बयान दिया है उसका भी तस्करा होगा। कुछ और अहम मुद्दे हैं, उन सब के बारे में आज खबर दर खबर में तफसील से जानेंगे, बातचीत करेंगे। तो आइए तमाम खबरें आपको हम तफसील से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर आपको यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज से 80 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हो गया और मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानियों ने भारत में हुकूमत करने का फ़ैसला किया, ऐलान किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का ऐलान हुआ तो सबसे पहले ये झंडा और तिरंगा इंडिया गेट पर उस वक्त के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, लहराया। उसके अगले दिन 16 अगस्त को लाल किला की फसील से झंडा लहराया गया और उस वक्त से लेकर अभी तक ये रिवायत बन गई कि हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और लाल किला की फसील से ही झंडा लहराया जाएगा। लाल किला को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। 1633 में लाल किला की तामीर शुरू हुई थी और 1648 में लाल किला की तामीर मुकम्मल हुई। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि इंडिया में पार्लियामेंट है, गेट ऑफ इंडिया है, बहुत सारी तारीख़ी इमारतें हैं, लेकिन यौम आज़ादी का झंडा लहराने के लिए लाल किला को ही क्यों चूज़ किया गया, उसका ही इंतखाब क्यों किया गया। और आज भी हम जब लाल किला को देखते हैं तो माजी की शान व शौकत ज़िंदा हो जाती है, माजी की जो अज़मत रफ्ता है वो याद आ जाती है। तो सवाल यह है कि लाल किला को ही क्यों चूज़ किया गया। और जब मैंने जवाब जानने की कोशिश की तो पता चला कि मुग़लिया सल्तनत में लाल किला ही पावर का मरकज़ था, सेंटर था। शाहजहां ने लाल किला बनवाया, उसके बाद जितने बादशाह आए सब ने लाल किला से ही पूरे हिंदुस्तान पर रूल किया। जब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर कब्ज़ा करने का प्लान बनाया और धीरे धीरे अंग्रेज़ भारत में बढ़ते गए और जब दिल्ली के करीब वो पहुँचे तो अंग्रेज़ों का भी मकसद था लाल किला को अपने कब्ज़े में ले लेना। यानी अगर रेड फोर्ट को अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कब्ज़े में ले लिया तो एक मैसेज चला जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान पर और दिल्ली सल्तनत पर भी ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत हो गई है, अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो गया है। चुनांचे बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी सांस तक लाल किला में ही हुकूमत करते रहे और अंग्रेज़ों ने वहाँ से उनको निकाल दिया। 1857 की जो लड़ाई हुई जिसको अंग्रेज़ों ने बगावत का नाम दिया, जबकि वो एक इनकलाब था, तो उस वक्त भी पावर का सेंटर और पावर या लड़ाई का अहम मरकज़ यही लाल किला बना हुआ था। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भी लाल किला को ही पावर और हुकूमत का सेंटर बनाकर पेश किया। वहाँ कई सारे मुकदमे चलाए गए और ये मकसद था या लोगों के जहन में था कि जिसके पास लाल किला का कंट्रोल है उसी के हाथों में हिंदुस्तान की हुकूमत है। बाद के दौर में भी जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की गई, मुहिम चलाई गई, तो हर एक के पीछे ही नारा था कि हमें लाल किला का घेराव करना है, लाल किला पर अपना झंडा लहराना है और ब्रिटिश एम्पायर के इस झंडे को वहाँ से उखाड़ कर फेंक देना है। तो लाल किला ही पावर का सेंटर और मरकज़ था। इसलिए जब 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियली कन्फर्म हो गया कि अब ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट नहीं रहा हिंदुस्तान,
मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया तो फैसला हुआ कि लाल किला से ही हर साल झंडा लहराया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। 1947 में 16 अगस्त को वहाँ झंडा लहराया गया, लेकिन उसके बाद हर साल 15 अगस्त को वहाँ से झंडा लहराया जाता है और देश के अहम तरीन लोग उस तकरीब में शरीक होते हैं। पीएम की तकरीर होती है, उसके बाद फिर देश के अलग अलग इलाकों में परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की जाती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मरतबा यानी साल 2026 में 75 मिनट का भाषण दिया है और बतौर प्राइम मिनिस्टर उनका ये 13वां भाषण था। इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया और अब सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से वो पीछे रह गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अब तक लाल किला की फसील से 17 मरतबा भाषण दे रखा है। उसके बाद 12 मरतबा भाषण देने का रिकॉर्ड था इंदिरा गांधी के नाम, लेकिन पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है क्योंकि उनका ये 13वां भाषण था। पीएम मोदी ने लाल किला की फसील से जो भाषण दिया है, उस भाषण पर अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से पॉलिटिकल भाषण दिया है। बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को वहां से उन्होंने बताया है और देश के नाम जो खिताब देना था वो खिताब उन्होंने नहीं किया। पीएम मोदी के भाषण की कई बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो नक्सलवाद का मुद्दा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 2014 में हमारी सरकार ने यह अज़्म किया था कि हमें नक्सलवाद को ख़त्म करना है और हमने उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सलवाद अभी बाकी है। यानी अभी भी जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर लोगों को सरकार के ख़िलाफ़ उकसाया जा रहा है, सरकार के ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा है और हमें इसको भी ख़त्म करना है। और सीधा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने दिमागी नक्सलवाद जेनज़ी को कहा है, देश के यूथ को कहा है, युवाओं को कहा है, क्योंकि आज की जो जेनज़ी है, जो यूथ है, जो जेन अल्फ़ा है, वो सरकार से सवाल पूछ रही है, वो सरकार पर सवाल उठा रही है और जंतर मंतर पर जिस तरह जेनज़ी ने तारीख़ एहतजाज किया, सरकार को झुकना पड़ा, अंदर से सरकार हिली हुई है। तो इसी बुनियाद पर यूथ को, जेनज़ी को पीएम मोदी ने दिमागी नक्सलवाद कहा है। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जो नक्सली रहे हैं उन्होंने हमेशा आर्मी पर हमला किया है, सिस्टम के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, सरकार के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की है और नक्सलवाद को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अब पीएम मोदी साहब का दावा है कि हमने नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, दिमागी नक्सलवाद बाकी है। और कपिल सिब्बल ने, दूसरे नेताओं ने, संजय सिंह ने, सब ने कहा कि देश का जो युवा है, जेनज़ी है, उसको पीएम मोदी ने दिमागी नक्सलवाद कहा, जो बेहद शर्मनाक है। ऐसा भाषण उन्हें नहीं देना चाहिए। अपने 75 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल का भी जिक्र किया और कहा कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना चाहते हैं। अपोजिशन ने इस पर भी सवाल उठाया और कहा कि आप अभी से साल 2027 से ही वुमेन रिजर्वेशन बिल को नाफिज कर दीजिए, आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल चाहते हैं आप पहले डीलिमिटेशन बिल पास हो जाए, उसके बाद ख़वातीन रिजर्वेशन बिल आप पास करना चाहते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि 543 जो लोकसभा की सीट की स्ट्रेंथ है उसमें ही आप 33% रिजर्वेशन दीजिए, बल्कि 50% रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, डीलिमिटेशन के बाद करना चाह रहे हैं। सच्चाई यह है कि पीएम मोदी लाल किला की फसील से झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाषण दिया और कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर को लाल किला की फसील से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब सुनिए अखिलेश यादव को। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। और भी कई लोगों ने कहा कि इस तरह का बयान पॉलिटिकल मंचों से देना चाहिए, लाल किला की फसील से नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने इसी तरह अपील की नौजवानों से कि आप वोटर लिस्ट बनाने में हमारी मदद कीजिए, यानी वोटिंग राइट आप ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कीजिए। और भी कई इशूज़ है, जैसे उन्होंने तरक्की याफ्ता भारत का तस्करा किया, इसी तरह उन्होंने AI के मैदान में नौजवानों को आगे बढ़ाने का तस्करा किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि
ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। और जेनजी ने जो एहतजाज किया, जो प्रोटेस्ट किया, उसको सामने रखते हुए पीएम मोदी ने ये वादा किया है कि देश में कोचिंग का सिस्टम बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार की तरफ से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जाएगी गरीब स्टूडेंट्स को। हालांकि इस पर भी सवाल उठ सकता है कि कोचिंग का मतलब यह है कि जो बेसिक एजुकेशन है वो सही नहीं है, स्कूल में अच्छी तालीम नहीं होती है, सरकारी स्कूलों पर पेरेंट्स को भरोसा नहीं होता, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अलग से ट्यूशन लगाया जाता है। लेकिन अब खुद सरकार ट्यूशन का ऑफर कर रही है, ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रही है, और इस पर भी अलग अलग तबसरा हो रहा है। आज के यौम आज़ादी की या जो 80वां इंडिपेंडेंस डे है, उसकी सबसे ख़ास बात ये रही कि पहली मर्तबा आज़ाद भारत में नेशनल एंथम के साथ नेशनल सॉन्ग को भी गाया गया, और नेशनल एंथम से पहले नेशनल सॉन्ग को गाया गया, यानी वंदे मातरम को। आज़ादी की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि लाल किला की फसील से जब झंडा लहराया गया तो पहले वंदे मातरम पढ़ा गया और उसके बाद नेशनल एंथम पढ़ा गया, और तमाम सरकारी इदारों में इसी को फॉलो किया गया, इसी पर अमल किया गया। कांग्रेस के दफ्तर में भी पहले वंदे मातरम पढ़ा गया और उसके बाद नेशनल एंथम पढ़ा गया। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए हैं और सरकार ने पार्लियामेंट के इसी सेशन में वंदे मातरम का बिल पास कर दिया, बगैर बहस के, बगैर डिस्कशन के। कांग्रेस ने भी विरोध नहीं किया वंदे मातरम का, सिर्फ मुसलमानों ने विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध कर कहा कि वंदे मातरम के शुरू के जो 2 बोल हैं या शुरू की जो 2 लाइनें हैं उसको तो मुसलमान भी पढ़ सकता है, लेकिन उसके अलावा जो वंदे मातरम की लाइनें हैं उसको एक मुसलमान नहीं पढ़ सकता। लेकिन बिल पास कर दिया गया और कह दिया गया कि सरकारी प्रोग्राम में, सरकारी इदारों में पहले वंदे मातरम पढ़ा जाएगा, उसके बाद नेशनल एंथम पढ़ा जाएगा, और जो वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा या जो कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो 3 साल तक की जेल की सज़ा उसको हो सकती है। यानी वंदे मातरम का जो स्टेटस है वो नेशनल एंथम जनगण मन के बराबर कर दिया गया है। और यही वजह है कि लाल किला की फसील से पहले वंदे मातरम को पढ़ाया गया, उसके बाद नेशनल एंथम को गाया गया। जो नेशनल एंथम है उसका टोटल ड्यूरेशन है सिर्फ 52 सेकंड का, और जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उसका ऑफिशियल वर्जन है 3 मिनट 10 सेकंड का। और इसी पर लोगों ने सवाल उठाया कि इसका मतलब है कि कोई सरकारी प्रोग्राम अगर हो रहा है तो 4 मिनट तक आपको खड़ा रहना पड़ेगा। शशि थरूर ने भी पिछले दिनों कहा था कि, और उन्होंने तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया और कहा कि नेशनल एंथम पढ़ना ज़रूरी है, नेशनल सॉन्ग पढ़ना ज़रूरी है। और तमिलनाडु की सरकार ने एक कानून पास किया कि उनका जो अपना लोकल एंथम है उसको भी पढ़ना होगा, और उसका ड्यूरेशन 2 मिनट का है। तो इसका मतलब किसी भी सरकारी प्रोग्राम में शुरू में 6 मिनट और फिर आखिर में 6 मिनट, यानी 12 मिनट तक लोगों को खड़े रहना होगा और इन तमाम एंथम को गाना होगा। ये क्या सही है? इस तरह शशि थरूर ने सवाल उठाया और भी लोगों ने सवाल पूछा। बहरहाल तारीख में पहली मर्तबा वंदे मातरम को लाल किला की फसील से पढ़ा गया। कांग्रेस के दफ्तर में जब झंडा लहराया गया तो वहाँ भी वंदे मातरम को पढ़ा गया, लेकिन वंदे मातरम के पढ़े जाने के दौरान देखा गया कि सोनिया गांधी या इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके दूसरे लीडर्स कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उस वीडियो को शेयर किया और कहा कि शुरू से कांग्रेस को वंदे मातरम से प्रॉब्लम रही है। हालांकि जवाब ये दिया गया कि सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी ज़ईफ़ हैं और इतना लंबा वो खड़े नहीं रह सकते थे, इसी वजह से वो ज़रा सा सहज दिखे। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर भी झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जबकि आज़ादी की लड़ाई में बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा। पीएम मोदी ने जब अपने भाषण का आगाज़ किया तो अपने भाषण के आगाज़ में उन्होंने देश के कई मुजाहिदीन आज़ादी का तस्करा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम पीएम मोदी ने लिया, लेकिन एक मर्तबा भी या एक जगह भी लाल किला की फसील से पीएम मोदी ने किसी मुसलमान फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपने भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तस्करा किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उन्होंने नाम लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने तस्करा किया, सरदार पटेल का नाम उन्होंने लिया, भगत सिंह का नाम लिया, सुखदेव का उन्होंने नाम लिया, राजगुरु का नाम लिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तस्करा उन्होंने किया, इसी तरह बरसा मुंडा का तस्करा किया, ज्योतिबाई फुले का नाम उन्होंने लिया। और इन तमाम मुजाहिदीन को, फ्रीडम फाइटर्स को पीएम मोदी ने खराज अकीदत पेश किया, उनकी कुर्बानियों को याद किया।
लेकिन एक भी मुस्लिम मुजाहिद का, फ्रीडम फाइटर का उन्होंने नाम नहीं लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक को भी पीएम मोदी ने फरामोश कर दिया। उसके अलावा अशफाकुल्लाह खान हो, अब्दुल गफ्फार खान हो, या फिर उससे पहले कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी हो, खा मौलाना कासिम ननौतवी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, इस तरह के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में नुमायाँ किरदार अदा किया। हिंदुस्तान की आज़ादी सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने लड़ी, इसके बावजूद भी एक का नाम पीएम मोदी ने नहीं लिया, और इस पर सवाल उठाना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या धीरे धीरे तारीख से मुकम्मल तौर पर मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। कांग्रेस से मेरी सबसे बड़ी शिकायत हमेशा यही रहती है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस शिकायत करती है, कांग्रेस एतराज़ करती है, लेकिन उसी कांग्रेस के अहम तरीन रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम जब नहीं लिया जाता है, उनकी तस्वीर कहीं पर नहीं लगाई जाती है, तो कांग्रेस कभी कोई तस्करा नहीं करती, कांग्रेस उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती है। जबकि 2 मरतबा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर रहे, और आज़ाद भारत में जब पहली सरकार बनी कांग्रेस की तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसमें वज़ीर तालीम रहे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम तरीन किरदार अदा किया, वो जेल गए, इसके बावजूद इस अजीम मुजाहिद आज़ादी को भी आज लाल किला की फसील से भुला दिया गया, उनका नाम नहीं लिया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अपने दफ्तर में यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर में झंडा लहराया तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मोदी सरकार की जेब में पैसे नहीं हैं, उनके दिमाग में विचार नहीं है, ये मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ही को करना चाहिए और जिसका वक्त जल्द आ रहा है। देश भर से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जहां बीजेपी के नेताओं ने तिरंगा का अपमान किया है या वंदे मातरम को जिस प्रोटोकॉल के मुताबिक पढ़ना था उसके मुताबिक उन्होंने नहीं पढ़ा है। छत्तीसगढ़ की एक वीडियो वायरल हो रही है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दफ्तर में झंडा लहराया जाना था, 15 अगस्त का प्रोग्राम था, और तिरंगा की जगह बीजेपी के नेताओं ने अपना पार्टी वाला झंडा लहरा दिया। आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब अगर कोई और करता, किसी मुसलमान ने किया होता तो फ़ौरन उसको जेल हो जाती, यूएपीए का मुकदमा लग जाता, लेकिन अभी तक इन नेताओं के ख़िलाफ़ कोई ख़ास एक्शन नहीं हुआ है। और ये आज की ही खबर है, आज की ही वीडियो है कि तिरंगा की जगह छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दफ्तर में इन नेताओं ने पार्टी का झंडा फहराया है। इसी तरह खबर सामने आ रही है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जयपुर में वंदे मातरम का जो ऑफिशियल वर्जन पढ़ना था 3 मिनट 10 सेकंड का, उसकी जगह कुछ और पढ़ दिया गया, और जब वीडियो वायरल हुई, विवाद हुआ, तो फिर राजस्थान में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है मदन राठौर, उन्होंने माफ़ी मांगी है। उनकी माफ़ी की ये वीडियो आप सुनिए। तो वंदे मातरम लगाना चाहिए था, वो नहीं होकर के एक वंदे मातरम जिसको एक अलग टाइप का गीत होता है, शब्दावली वही है, लेकिन उसको गीत उसके वाद्य के साथ ले लिया, जबकि वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। वो तकनीकी त्रुटि हुई, उसके लिए माफी चाहते हैं। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ ने कल यानी 14 अगस्त को एक जगह भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने कई सारी ऐसी बातें की है जो आपत्तिजनक है, काबिल एतराज़ है, और उन बातों का जवाब देना ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में सबसे ज़्यादा फोकस किया मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर और कहा वो मुजाहिद आज़ादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने देश को तकसीम करने का प्लान बनाया था। हिंदुस्तान की तकसीम के लिए मौलाना मोहम्मद अली ज़िम्मेदार हैं, और ऐसे शख्स के नाम पर जिसने यूनिवर्सिटी बना रखी है उसको समाजवादी पार्टी महापुरुष समझती है, अजीम इंसान समझती है, और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनकी जब सरकार बनेगी तो उस शख्स को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। आप समझ गए होंगे बात किन की कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने आज़म खान साहब पर हमला किया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खिदमात पर सवाल उठा दिया। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया और कहा कि उनका कोई रोल नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अपने कलम के ज़रिए, तलवार के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए हर मैदान में उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जिद्दोजहद की, लड़ाई लड़ी, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में ही उन्होंने सीधे कह दिया था कि
मैं उस हिंदुस्तान में वापस नहीं लौटना चाहता जो अभी तक ग़ुलाम है। या तो मुझे आज़ादी चाहिए या मुझे मौत चाहिए। इंग्लैंड में ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मौत हो जाती है 1931 में, और उसके बाद फ़लस्तीन में उनको दफनाया जाता है। आज भी यरूशलेम में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र मौजूद है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के रामपुर से था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया था। पहले खिलाफत मूवमेंट से मौलाना मोहम्मद अली जुड़े। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर सदर रहे। उसके बाद फिर मोहम्मद अली जौहर साहब ने मुस्लिम लीग को अलविदा कह दिया। कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया और फिर कांग्रेस से जुड़कर वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। अब योगी आदित्यनाथ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़े होने को बुनियाद बनाकर ये कह दिया कि वो देश के विभाजन के लिए, तकसीम के लिए जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ साहब, आप अपनी मालूमात ज़रा ठीक कर लीजिए और सही कर लीजिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिस वक्त मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, उस वक्त मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का कोई प्रपोज़ल और मंसूबा पेश नहीं किया था। उस वक्त देश की तकसीम की कोई बात ही सामने नहीं आई थी। और जिन दिनों मुस्लिम लीग ने ये मुतालबा रखा कि हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर तो ज़िंदा भी नहीं थे, उनकी वफ़ात हो चुकी थी। अब बात कब की है, कहाँ की है, और सीधे इधर से उधर उठाकर आपने इन चीज़ों को पहुँचा दिया। इसी को कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पर जो कुछ फॉरवर्ड किया जाता है उसको सीधे भाषण की शक्ल में आवाम तक पहुँचा देना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यकीनी तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहे, लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग कांग्रेस की तरह सियासत कर रही थी। देश की आज़ादी का कोई प्रपोज़ल उसने नहीं रखा था, कोई ऐसा उसका मंसूबा नहीं था। और जिस वक्त मुस्लिम लीग ने देश की आज़ादी का मुतालबा किया, उस वक्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर ज़िंदा नहीं थे और उससे पहले वो कांग्रेस से वाबस्ता रह चुके थे। आज़ादी के लिए उन्होंने कई सारी कुर्बानियाँ दी थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक कारनामा है, ये खिदमात है, और उनकी कुर्बानियों को फरामोश करते हुए गलत ज्ञान बांट दिया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब ने। आप उनकी ये वीडियो क्लिप जरूर सुन लीजिए। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति, देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो, यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। इसी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर बहरहाल आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई साल 2006 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी इनको बर्दाश्त नहीं है। यूनिवर्सिटी को तोड़ने का मंसूबा इन लोगों ने बना रखा है। डीएम साहब ने ऑर्डर भी जारी कर दिया था कि 40 में से 38 इमारतों का नक्शा पास नहीं है। और पहली मरतबा योगी आदित्यनाथ के दिल में जो कुछ था उसको उन्होंने जाहिर कर दिया, बता दिया कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से नफरत क्यों है, उसके ख़िलाफ़ क्यों है, और इनका एजेंडा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम को मिटाना। लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि मौलाना मोहम्मद अली मुजाहिद आज़ादी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, और उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। हाँ, बीजेपी, आरएसएस एक भी ऐसा नाम पेश नहीं कर सकती है जिनको कह दिया जाए कि फ्रीडम फाइटर है, मुजाहिद आज़ादी है और वो आरएसएस के लीडर हैं। ये सच्चाई भी खबर दर खबर के इस प्रोग्राम में आप जान लीजिए कि जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने का मुतालबा कर रही थी, जब मुस्लिम लीग ने एक अलग वतन की अपील की और कहा कि हमें एक अलग देश चाहिए, हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते, तो आरएसएस ने भी मुस्लिम लीग के मुतालबे को सपोर्ट किया था। आरएसएस भी चाहती थी कि देश का बंटवारा हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए और हिंदू अलग हो जाए। ये आरएसएस का भी मनसूबा था, एजेंडा था, और बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। और यही वजह है कि देश की आज़ादी में आरएसएस का कहीं कोई तस्करा नहीं है। आरएसएस को हिंदू राष्ट्र बनाना था और पता था कि अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ, पाकिस्तान नहीं बना, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कभी भी शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकता है। अगर मुस्लिम लीग का मंसूबा था इस्लामिक राष्ट्र बनाना और इसके लिए उन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान ले लिया,
तो आरएसएस का मंसूबा था हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, और इसलिए उन लोगों ने तक़सीम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। ये अलग बात है कि अभी तक आरएसएस का ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सका है, लेकिन आरएसएस ने सपोर्ट किया था। ये तारीख़ी सच्चाई है जो नहीं बताई जाती है। योगी आदित्यनाथ ने कल की स्पीच में गाय का भी तस्करा किया और कहा कि कुछ मौलाओं ने कहा था कि अब गाय को नेशनल पशु करार दो। मैंने कुछ मौलाना को फ़ोन किया, मेरे पास भी उनका मेमोरेंडम आ गया था, और मैंने कहा कि तुम होते कौन हो हमें ये बताने वाले कि हमें गाय की पूजा कैसे करनी है, गाय को सम्मान कैसे देना है, गाय पशु नहीं हमारी माँ है। योगी साहब, आपसे तो यही मुतालबा किया गया था कि आप गाय को राष्ट्रीय माता करार दे दीजिए। माँ का जो सम्मान होता है, माँ को जो इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है, वही इज़्ज़त और एहतराम गाय को भी मिलना चाहिए। यही तो मुतालबा किया गया था। लेकिन मुतालबा पर अमल ना करना और लोगों को कैसे भटकाना है, वो बातें योगी आदित्यनाथ ने की है। आप इस क्लिप को भी ज़रा सुनिए। आपने पिछले दिनों कुछ देखा होगा और मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा उसको लेकर के। मैं भौचक था। कुछ मौलवी ज्ञापन देने के लिए जगह जगह आ रहे थे, तो उसमें से एक, चाहे वह किसी कारण से रहा हो, लेकिन एक ज्ञापन मेरे पास भी पहुंच गया था। उसमें था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं निकलने लग गई हैं। मैं भौचक था। मैंने कहा भी पशु तो एक ज्ञापन देने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि पशुवत है। अरे गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है, वह सनातन धर्म की माता है। गाओ विश्वस्य मातरः, उसको भारत की धरोहर के रूप में हमें सजोना चाहिए। अपने घरों में गौपालन का काम करना चाहिए, और हम लोग तो कर रहे हैं। मैं अपने आश्रम में भी करता हूं, और मुख्यमंत्री के रूप में 16 लाख गायों का देखभाल करके गौशालाओं का संरक्षण, गौशालाओं के माध्यम से उनका संरक्षण करवा रहा हूं। हम लोग तो इसका काम कर रहे हैं। तो मैंने उन मौलवियों में से कुछ को फोन किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताओ, ये तो हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, भारत की धरोहर है, आपने पशु क्यों कहा? और यही पशु शब्द मैं तुम्हारे लिए उपयोग करूं, तुम्हें कैसा लगेगा? कहा साहब गलती हो गई। मैंने कहा ये गलती या शरारत? और ये शरारत बार बार क्यों? और ये तुम सिखाओगे हम हिंदुओं को कि गौ माता की पूजा कैसे करनी है? अरे हमारा तो कोई संस्कार गौ माता के बगैर होता ही नहीं है। हमारे यहां हर हिंदू का संस्कार है कि पहला ग्रास गौ माता का होता है और अंतिम श्वान का होता है। चींटी भी निकल जाए तो उसको झाड़ू से नहीं, चीनी और आटा डाल करके उसको भी, उसके सामने भी उसका हार अर्पित किया जाता है, क्योंकि उसका भी अधिकार है। तो मैंने कहा तुम सिखाओगे हमें इसके बारे में, कैसे होना है पूजा, और उसको हम किस रूप में पूजें? ये उपदेश अपने कौम के अंदर देते, गौ तस्करी और गौ हत्या करना बंद कर देते, तो कम से कम हमारी जो पुलिस वहां लगी है उसको हम कुछ दूसरी जगह लगा देते हैं। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, और सच्चाई क्या है कि गाय के नाम पर सियासत हो रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है और वहां गाय को सरेआम काटा जाता है, गोश्त खाया जाता है। तब योगी आदित्यनाथ नहीं बोलते, अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं कि गोवा में हमारी सरकार है और वहां क्यों गाय को काटा जा रहा है। वेस्ट बंगाल में
बीजेपी की सरकार है और वहाँ की सरकार ने कहा कि 14 साल से ऊपर की जो गाय है आप उसको काट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की हुकूमत है ज़्यादातर सूबों में और वहाँ गाय को काटा जाता है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं। तो जो दोगलापन है, जो दोहरापन है, ये बातें अब दुनिया के सामने आ चुकी है और जो अवाम है, जो इनके वोटर्स, वो भी सच्चाई को जानते हैं। अब आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन ख़बर के बारे में, और इस खबर का ताल्लुक़ है बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव लगातार बीजेपी सरकार की तारीफ़ करते रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन आज बाबा रामदेव की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है बाबा रामदेव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप सुनिए इस क्लिप को। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। श्रीलंका से एक अहम तरीन खबर आई है। खबर यह है कि वहां 9 मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने की वजह से अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। श्रीलंका में इस्लामोफोबिया के वाक़यात भी इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं। अब खबर यह है कि श्रीलंका में 9 मुस्लिम महिला एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, वो नर्स थी और हिजाब लगाकर वो मुस्लिम महिला काम कर रही थी, तो अस्पताल ने उनको टर्मिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया और कहा कि आप हिजाब के साथ या इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ हमारे यहाँ काम नहीं कर सकती है। उन 9 महिलाओं ने वहाँ की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि हिजाब हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है और हम इसी के साथ काम करेंगे, हमें इससे नहीं हटाया जा सकता है। इंडोनेशिया से खबर सामने आ रही है जहाँ ज़लज़ला आया है, 7 पॉइंट कुछ रिक्टर का ज़लज़ला था और उस ज़लज़ला से काफ़ी नुकसान हुआ है। अब तक 20 लोगों की मौत की खबर कन्फर्म हो चुकी है, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हैं और दसियों लाशें मलबा तले दबी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अभी तक कोई मसले का हल नहीं हो सका है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लंबे चौड़े भाषण में ऐलान किया है अमेरिका जल्द ही अपनाए हुर्मुज़ को अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट डिक्लेयर कर देगा। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर्शियन गल्फ में है और शुरू से वो इंटरनेशनल रूट है, इंटरनेशनल वाटर है, न तो वो ईरान का है न किसी और का है, बल्कि गल्फ के तमाम देशों का वो दरवाज़ा है, गेट है और शुरू से एक बैनुल-अक़वामी रास्ता रहा है समंदर का। अब ईरान उसको अपना बताता है, दूसरे ममालिक उसको अपना बताते हैं और अब अमेरिका ने कह दिया कि वो हमारा रहेगा। लेकिन अमेरिका का ये सिर्फ दावा है, अमली तौर पर अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता है और पिछले 6 महीने में अमेरिका ईरान के सामने नहीं टिक सका है। बार बार अमेरिका को पीछे हटना पड़ रहा है और अमेरिका के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, धमकी देना, नफसियाती दबाव बनाना, और अमेरिका लगातार उसमें नाकाम हो रहा है। एक और ख़बर सामने आ रही है और ख़बर यह है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा पीस डील को रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया और उसका कहना है कि गज़ा पट्टी पर इसराइल का कब्ज़ा बाकी रहेगा और इसराइल का जो जेनोसाइड है गज़ा पट्टी में वो अभी भी चलता रहेगा। खबर दर खबर में आज इतना ही। एक मरतबा फिर अब तमाम अहले वतन को, मिला टाइम्स के तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और हमारे चाहने वालों को यौम आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।